नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो सीरीज में हमने दोस्तों हेबी हेनरी विभिन्न डिरेजियो के बारे में पढ़ा, उनके बारे में यंग बंगाल आंदोलन पढ़ा और उनसे संबंधित कुछ बातें देखी थी। और दोस्तों अब ये अपना टॉपिक चल रहा है सीटी ग्रेजुएशन लेवल वालों का। इसके अंदर हमारा जो दोस्तों लास्ट या इस टॉप जो पहला टॉपिक चल रहा है उसका लगभग लास्ट सेशन चल रहा है। और इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्तित्व बचे हुए हैं जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों जैसे आप सभी लोगों की डिमांड भी थी कि सर इसके अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका चरण भी यहीं पे करवाया जाए। दोस्तों इसके लिए आपकी जल्द ही एक ऐसी क्लास आने वाली है जिसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन का पूरे चरण भी करवाए जाएंगे ईटी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए दोस्तों। तो ये हमारी जो क्लास है उसका पार्ट 4 है, आज हम लेकर आए हैं। इसी के अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सीटी हमारी जो टेस्ट सीरीज है सीटी के लिए, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना 15 टेस्ट है, तो टोटल 15 टेस्ट है जो इसके लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट है और 10 टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसके अलावा हमारी ये जो सीटी के लिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी लेवल की हमारी एक पुस्तक भी बाजार के अंदर आपको अवेलेबल है, जिसके अंदर नरेंद्र सर भी राइटर है और नवीन नेहरा जी सर दोनों राइटर है। अब देखिए दोस्तों, आपके कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है। मैंने कहा आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे ज़्यादा प्रश्न सब पूछने की संभावना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वालों की जो 60 टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन ही है। और आज के पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो वो है प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन के साथ ही दोस्तों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मेनली लगभग आपका 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आंदोलन जो कि 50% योगदान निभाएगा। शुरू करते दोस्तों इस क्लास को। दोस्तों आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डिरिजियो के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अब देखिए, ऐसे तुरे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों एक शब्द है सोफिया। आपने अगर कोई अजमेर का है तो उसे पता है कि अजमेर के अंदर एक कॉलेज है सोफिया कॉलेज। सोफिया शब्द का कमेंट करके अर्थ जरूर बताइएगा कि सोफिया शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब पढ़ रहे दोस्तों हम थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल अनेक बार प्रश्न आते हैं। तो इस शब्द को अगर आप दो भागों में करते हैं तो यहाँ से आपको दो शब्द मिलेंगे। एक तो मिलेगा दोस्तों थियोस। क्या मिलेगा दोस्तों? थियोस। यहाँ से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, कई एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आए। और दूसरा दोस्तों आपका इसी के अंदर आपको मिलेगा सोफिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस और सोफिया। में गर्ल्स कॉलेज है ना। तो थियोस और सोफिया। अब थियोस का क्या दोस्तों? इसका अर्थ है ईश्वर। क्या मतलब है दोस्तों इसका? ईश्वर। और सोफिया का शाब्दिक अर्थ है न्याय, यानी इसका तात्पर्य है ईश्वर का न्याय। जब 2021 का हम मेंस तो उसी से पहले मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि यार है ना, ये जो थी उससे पूछ रहा था मैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि सोफिया है और सोफिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय, तो उसे बता रहा था कि यार है ना इसका तो कम से कम थोड़ा ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं अपने मेंस के अंदर आ सकता है। और जब उसको बताया तो उसके बाद में ये आया था, है ना। तो देखिए दोस्तों, थियोस और सोफिया, ईश्वर का न्याय, यानी इस शब्द का ध्यान रखना। शब्द का अर्थ क्या है? यानी शाब्दिक अर्थ है ईश्वर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में या इससे पूर्व ये विश्व के अंदर इस सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये आपको बेसिक नॉलेज ध्यान रखनी है। 1875 में, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी। तो यहाँ से बेसिक सी नॉलेज आपको पता रखनी है, न्यूयॉर्क। अब दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले है तो ध्यान रखना, एक रूसी महिला है ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। इसके अलावा हेनरी हेनरी स्मिथ, हेनरी स्मिथ अल्कॉट, हेनरी स्मिथ अल्कॉट, हेनरी स्मिथ। और तीसरा ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर एक जज भी है, जज का नाम ध्यान रखना, सिमिथेरियन, सिमिथेरियन एडवर्ड
स्मिथेरियन। ये 3 ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो दोस्तों न्यूयॉर्क में हुई है। अब लेकिन आपके एग्जाम से प्रश्न बनता है, क्योंकि क्या कारण है कि ये आपके एग्जाम के अंदर भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अभी दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व है जिनके द्वारा स्थापना इसकी की, मैडम ब्लावत्स्की, इसके अलावा हेनरी स्मिथ अल्कॉट, और इसी के अलावा दोस्तों जज था एक स्मिथेरियन एडवर्ड। इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, अल्कोट जो थे, और अल्कोट दोस्तों यूएसए से थे, और यूएसओ के अंदर एक प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते हैं। तो हेनरी स्मिथ और इसके अलावा मैडम ब्लावत्स्की, है ना। तो ये 2 इसमें ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके सबसे ज़्यादा इसके अंदर भूमिका रही थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना दोस्तों, ईश्वर का न्याय। अब 1875 में स्थापना, वर्ष 1879 आप ध्यान रखेंगे, 1879 ईस्वी में कर्नल अल्कोट कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लावत्स्की भारत आते हैं। मैडम ब्लावत्स्की ये ध्यान रखना, कहाँ आए, भारत आए, भारत आए। अब जब ये भारत आ गए तो दोस्तों 79 में जब ये भारत आए तो कुछ समय ये यहाँ रहे, और बाद में 1880 दोस्तों इसकी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के अंदर अड्यार नामक एक स्थान है वहां पर करते हैं। तो ये आपको बेसिक सी नॉलेज आपको ध्यान रखनी दोस्तों। तो कौन सा स्थान जहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना 1882 में। तो 3 साल तक यहाँ पर घूमे, जगह देखी, और जगह देखकर इन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय खोला, या थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये थोड़ा मुख्यालय कहाँ पर भारत में स्थापित हुआ, नहीं दोस्तों, ये मुख्य रूप से भारत, और भारत आकर इन्होंने यहाँ जगह देखी। और मद्रास का एक स्थान आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा, अड्यार स्थान, और अड्यार के अंदर इन्होंने की थी। दोस्तों एक साधारण सी एक कहानी है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, उस कहानी से एक मोरल निकल कर आता है। तो दोस्तों 2 दोस्त थे, और दोनों दोस्त क्या करते थे, यानी एक दोस्त था जो कि जिस गांव में रहता था उस गांव से एक नदी पार करके एक मंदिर आता था, या उस मंदिर के एक चौकी बनी हुई थी, तो वहां जाता था एक बालक। और वो बालक क्या करता था, नित्य उठता, सुबह नहा धोकर और सुबह निकलता नदी पार करके, और वहां भगवान की दीपक करने जाता। उसी का दोस्त एक और था जो कि उदंडी स्वभाव का था, वो भी वहीं से निकलता, और निकलकर उस नदी को पार करके जो बालक दीपक जलाकर आता उसके दीपक को बुझाकर आ जाता। ये प्रतिक्रिया डेली होती, रोज ये काम होता। रोज ये जो बालक दीपक जलाकर आता, दूसरा बालक जाकर उसको बंद करके आ जाता या उसे बुझा कर आ जाता, है ना। तो ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चली। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अवश्य आंधी तूफान के कारण आज जो बालक डेली दीपक जलाने जाता था, तो आज नहीं जा पाया, तो दूसरा जो बालक था वो जाता है, और वो देखता है कि यार दीपक तो जलाया होगा, तो वो नदी पार करके, उस आंधी तूफान के अंदर भी नदी पार करके वो जाता है, देखता है वहां पर, लेकिन दीपक नहीं था। तो वो देखता है कि यार हवा, है ना, वापस आ जाता है। दूसरे दिन फिर वो दीपक जलाने वाला जो लड़का था, वो दूसरे दिन नदी का बहाव चलेंगे। दूसरे दिन फिर वही लड़का वहां जाता है बुझाने वाला, और नदी पार करके और उस दीपक को बुझाने के लिए जाता है, लेकिन दीपक तो है ही नहीं। खैर वहां पर तो दीपक क्या, वो तो वो लड़का गया ही नहीं, तो वहां दीपक कहाँ से मिलेगा, है ना। तीसरे दिन की बात है, फिर वही हवा कम हुआ, और उसके बाद में जो दीपक जलाने वाला लड़का था वो देख रहा था कि नदी का बहाव तेज है, हवा मौसम तो शांत, लेकिन जो बुझाने वाला लड़का था वो आज भी गया। और जब बुझाने वाला लड़का वहां गया तो उसने देखा कि आज भी नहीं है, तो वो थोड़ा वहीं बैठ गया कि यार रोज रोज क्या है यहाँ पर, आजकल वो आता नहीं दिखता। तो तभी भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए उससे प्रसन्न हुए, तो बोले कि हे बालक, मैं तुझसे, तू रोज
है ना। भगवान आपसे प्रसन्न कब होंगे? जब आप डेली मेहनत करोगे, अपने जीवन में डेली आप मेहनत करोगे, तभी दोस्त आपको बहुत जल्दी अगर उन्नति चाहिए या प्रगति चाहिए, या आपने जो माँ बाप है उनका सपना अगर आपको पूरा करना है, तो ये आपको जीवन के अंदर रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, है ना। बिना रेगुलरिटी के नहीं होगा। भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे जब आप अपने जीवन के अंदर रेगुलरिटी या नियमितता। तो देखो इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के अंदर कहाँ स्थापित हुई? 1882 के अंदर मद्रास के अड्यार नामक स्थान के अंदर। देखिए दोस्तों, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि मद्रास के अड्यार के अंदर स्थापित हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के अब एक महिला यहाँ आएगी, और 1888 के अंदर, वर्ष ध्यान रखेंगे 1888, 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी, क्या नाम है दोस्तों? एनी बिसेंट। और एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन जाती है। थियोसॉफिकल 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 सोसाइटी की सदस्य बन जाती है। तो ये ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, है ना। कौन? मैडम या एनी बिसेंट, जो कि 1888 ईस्वी में इस यहाँ इस जो सोसाइटी थी इससे संबंधित बन जाती। अब दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के अंदर फेमस के पीछे क्या ऐसी वजह रही होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर जिस मुख्य बात पर ध्यान दिया गया वो ईश्वर के ज्ञान पर ध्यान दिया गया, और इसके अंदर हिंदू धर्म के अंदर जो पुनर्जन्म था उसके ऊपर इसका समर्थन किया गया। इसके अलावा जो कर्मवाद था उसके ऊपर इन्होंने बात की, और इसी के अलावा दोस्तों हिंदू देवी देवताओं के बारे में इन्होंने बात की। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, मैडम ब्लावत्स्की के और एनी बेसेंट दोस्तों किस वर्ष आती है? 1888 के अंदर। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में या थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में सफलता के कारण तो कुछ मुख्य ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के अंदर प्रसिद्ध हुई है। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण पुनर्जन्म, तो हिंदुओं के पुनर्जन्म का समर्थन, हिंदुओं के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन। तो ये ध्यान रखना, हिंदुओं के पुनर्जन्म नामक जो समर्थन किया। दूसरा इसी में आपको ध्यान रखना, कर्मवाद का समर्थन इन्होंने किया। इसी के अलावा आपको ध्यान रखना, तीसरा इसी कड़ी के अंदर जो मैडम एनी बिसेंट थी, और एनी बिसेंट ये मानती थी हिंदुओं की आध्यात्मिकता को अपनाया, आध्यात्मिकता विश्व के अंदर सबसे गूढ़ है, और ऐसा इसके अंदर माना गया, यानी सबसे ज्यादा गूढ़ माना गया। गूढ़ का दोस्तों छिपा हुआ, और सबसे ज्यादा तेज वाला इसे बताया गया। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एनी बिसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे गूढ़ का मतलब है दोस्तों छिपा हुआ, तो विश्व का गूढ़ धर्म माना है ना, ये बताया है, और इसी का समर्थन किया है। गांधी जी और एनी बिसेंट के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा समर्थन या बात के अंदर समानता मिली, तो वो इसी धर्म को लेकर मिली। तो हिंदू धर्म को विश्व का सबसे गूढ़ धर्म माना, और हिंदू धर्म के उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया। तो आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान रखना, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक उन्नति पर बल। तो ये आपको बेसिक सी चीज ध्यान रखनी, आध्यात्मिक इन्होंने दिया था। तो एनी बिसेंट और एनी के बाद दोस्तों 1896 में, तो एक वर्ष ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा वर्ष? 1896 में इनके द्वारा बनारस के अंदर, कौन सा स्थान है दोस्तों? बनारस, और जिसका पूर्व नाम तो खैर दोस्तों वाराणसी था, वाराणसी। तो बनारस या वाराणसी में
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, या सेंट्रल हिंदू बनाई थी दोस्तों, है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इमारत का निर्माण किया गया। और इमारत जब इनकी बनाई गई दोस्तों, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के अंदर बाद में दोस्तों का 16 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की काम किया था वो मैडम एनी बिसेंट ने किया था। और एनी बिसेंट ही दोस्तों, या दोस्तों इसी इमारत के अंदर जो एनी बिसेंट ने बनवाई थी, तो बाद के अंदर कौन सा कॉलेज स्थापित होता है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये आपको बेसिक नॉलेज ध्यान रखनी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर का न्याय, क्या होता है, ईश्वर का न्याय। और मद्रास के अड्यार में स्थापित हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, इसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाद में स्थापित होता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि संबंध है वो किस सोसाइटी से रहा है। तो इन्होंने दोस्तों एक संघ किया दोस्तों, एक स्थापना की थी, ध्यान रखना 1905 में इनके द्वारा भारत संघ, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ, जिसे आप दोस्तों इसी को भारत सेवक संघ को कहते हैं द सर्वेंट ऑफ इंडिया, द सर्वेंट सोसाइटी, द सर्वेंट सोसाइटी, द सर्वेंट सोसाइटी, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापना की गई थी दोस्तों। आपको ध्यान, सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों कहाँ पर की थी, पुणे के अंदर। और ये दोस्तों वर्ष देखेंगे आप 1905 का, 1905 में भारत सेवक संघ, और जिसे ही आप कहते हैं द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले जी की जीवन में दोस्तों ये जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी है, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। इसका दोस्तों एक उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, इस सोसाइटी का उद्देश्य, और उस उद्देश्य ध्यान रखना, भारत में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के लिए, नवीन, के लिए नवीन राष्ट्रीय सेवक तैयार करना, राष्ट्रीय सेवक तैयार करना, तैयार करना, और 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 भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को देना, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मजबूती संबंधित बात आपको ध्यान रखनी है। इसके कुछ सदस्य रहेंगे, और वो सदस्य आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन कौन से हैं, तो सर्वेंट ऑफ ध्यान रखना है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन कौन रहे, है ना। तो इसी के अंदर ध्यान रखना, हृदयनाथ कुंजरू, हृदय हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इसी के अलावा आपको ध्यान रखना दोस्तों बी एन राव, बी एन राव। तीसरा आपको इसी के ध्यान रखना अल्लादी कृष्ण अय्यर। और ये नाम दोस्तों आगे इसी के अंदर जब दोस्तों आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये नाम आप पढ़ते हो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो आपकी संविधान निर्मात्री सभा थी उससे संबंधित थे। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर। जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी दोस्तों, इसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था ना। हमारे ऑफलाइन जो के अंदर भी मैं दोस्तों हमारी जो क्लासें लगती है उसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर में पढ़ाता हूँ, जो कि राजस्थान से संबंधित। ये आपका भारत का चल रहा है अभी, है ना। तो देखो, तो बी हरदेनाथ कुंजरू, बी एन, इसी के अलावा आपको ध्यान रखना है इसी के अंदर दोस्तों स्वामी हृदयनाथ, हृदय हृदयनाथ पन्नीकर, स्वामी हृदयनाथ पन्नीकर,
ये कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित भारत सेवक संघ या दोस्तों इसी को कहते हैं द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य बने थे। तो ये बेसिक बेसिक आपको चीज़ ध्यान रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1921 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अध्यक्ष बने। इसी के अलावा ये गोपाल कृष्ण गोखले जो कहा दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो एक शब्द का ध्यान रखना, ये राजनीतिक नहीं होता, नीतिक होता है ना। राजनीतिक शुद्ध है, तो ये आप थोड़ा सा बेसिक सा ध्यान देना तो कुंजरू है। इसी के अलावा दोस्तों आपको इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो सदस्य हैं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये सदस्य है दोस्तों जिसके अंदर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी हृदयनाथ, इसके अलावा BN राव है, और ऐसे कुछ और सदस्य ध्यान रखने, जैसे MC शीतलवाड़ भी इसके सदस्य हैं। कौन दोस्तों? MC शीतलवाड़। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, MC शीतलवाड़ भी इसके सदस्य रहे। गोपाल कृष्ण गोखले तो भारत के अंदर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। MG गांधी या महात्मा गांधी के राजनीतिक चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके द्वारा स्थापित जो दोस्तों संस्था है वो ध्यान रखना, भारत सेवक संघ। कौन सी संस्था है? 1905 में स्थापित भारत सेवा संघ, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, पुणे के अंदर। अब देखिए दोस्तों आगे, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट, और ये दोस्तों आपके एग्जाम, ये दोस्तों आप फोटो देखकर आप खैर ये तो आप पहचान ही गए होंगे ये कौन है दोस्तों। ये है सावित्रीबाई फुले और उनके पति दोस्तों ज्योतिबा फुले। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपने दिमाग लगाया होगा कि सर आपने पहले सावित्रीबाई का नाम लिया फिर ज्योतिबा फुले का नाम लिया। ये भारत के अंदर प्रीत चली आ रही दोस्तों। पहले जैसे आप राधा कृष्ण बोलते हो तो पहले राधा है फिर कृष्ण है ना। हिंदी के अंदर भी आप पढ़ते होंगे, पति कैसा है? पति छोटा होता है, और पति कैसा होता है दोस्तों? पति छोटा होता है। तो पति आप ऐसे ही लिखते हो, और पत्नी कैसी है? तो पत्नी आपकी बड़ी है, तो पत्नी आप बड़ी लिखते हो, है ना। पत्नी ही आएगी, तो पत्नी पहले आएगी, बड़ी है। देखिए दोस्तों, ज्योतिबा फुले, इनका जन्म दोस्तों आपको ध्यान रखना, ज्योतिबा फुले एक माली परिवार में हुआ। अब दोस्तों ये साधारण परिचय है। 1827 ईस्वी में पुणे में, तो ये ध्यान रखना किस जगह इनका जन्म होता है, 1827 में पुणे। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक रहे हैं, ये अस्पृश्यता के विरोधी रहे हैं। इसी के दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले ने अपने समय के अंदर सबसे बड़ा काम किया दोस्तों, महिला शिक्षा, नारी शिक्षा के लिए ये अग्रसर रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, ज्योतिबा फुले तो 1827 में पुणे के अंदर और माली परिवार से संबंधित थे। अब दोस्तों ज्योतिबा फुले के बारे में दोस्तों एक ध्यान रखनी, 1840 के अंदर 1840 ईस्वी में तो कौन मुझसे एग्री हैं कि सर महिलाओं का नाम पहले ही होना चाहिए, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे मुझे पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों आपकी जो ये कमेंट करते हो उसका जरूर मैं अपने जो चैनल है उसके माध्यम से दोस्तों आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ, है ना। तो ये अगर आपका कोई अच्छा कमेंट होगा या कोई अगर आप ऐसे कोई कमेंट होगा तो उसका जवाब मैं खुद जरूर दूंगा, है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप शेयर तो कर ही दिया करो, है ना, क्योंकि आपसे कोई पैसा तो इसके अंदर हमें मिलने वाला है नहीं, है ना। और पैसे के लिए खैर हम दोस्तों पढ़ाते नहीं है, ये जो हमारे बहुत ही मतलब शील स्वभाव के लेकर आओ की डिमांड, बहुत सारे बच्चे हैं जो दोस्तों ये चाहते भी हैं, इसके लिए नरेंद्र सर ने ये कदम उठाए, है ना। एक तो आप अपने मन से कर ही देना। तो ज्योतिबा फुले ने 1840 और दोस्तों 1840 में सावित्रीबाई फुले से विवाह किया। तो ध्यान रखना, सावित्रीबाई फुले से विवाह किया। और ये दोस्तों विवाह कौन सी अवस्था में हुआ? मात्र देखो बाल्य अवस्था में, 13 वर्ष के अंदर ही इन दोनों का विवाह हो जाता है ना। तो इन दोनों का सावित्रीबाई फुले ये भी महिला
अग्रसर रही। कहा जाता है कि 1848 में, क्योंकि इधर इनकी उम्र कितनी है दोस्तों, मात्र दोस्तों 13 वर्ष, और 8 और इसके अंदर जोड़ दो, लगभग 21 साल की अवस्था में 1848 जब ये दोस्तों ज्योतिबा फुले 21 वर्ष के हुए, उसी समय इन्होंने दोस्तों एक विद्यालय की स्थापना की पुणे के अंदर। और ये विद्यालय दोस्तों मात्र 9 विद्यार्थियों से शुरू किया गया था। जैसे मैंने आपको पिछली मेरी वीडियो में बताया था कि जब मैंने पहली बार 2018 के अंदर कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, तो उस समय मात्र मेरे पास 13 बच्चे, 7 हमारे सिलेक्शन हुआ है ना। तो विद्यालय 1848 में विद्यालय की स्थापना में दोस्तों आपको ध्यान रखना कितने बच्चे थे, 9 बच्चे थे। उन 9 बच्चों के लिए भी दोस्तों सावित्रीबाई फुले को बहुत संघर्ष करने पड़े। और सावित्रीबाई फुले के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि उस समय दोस्तों शिक्षा को वर्ग थे, उस पिछड़े वर्ग या दलितों के अंदर या गरीबों के अंदर इसको उपयोगी नहीं माना जाता था। और इसके अलावा तो दोस्तों ये तो पुरुषों के लिए भी नहीं माना जाता था। खैर ये तो महिला के लिए बात थी। तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने उस समय लगभग आप उसको अनुमानित करें तो लगभग 170-80 साल की घटना है। और उस 70-80 साल पहले दोस्तों उस समय महिला शिक्षा की बात करना थी, और उस समय सावित्रीबाई फुले ने ऐसे कदम उठाए, और सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना इन दोनों ने मिलकर की। और वो दोस्तों ध्यान रखना 1848 में विद्यालय खोला। जहाँ सावित्रीबाई जब जाती तो लोग इससे बड़े नाराज रहते हैं कि ये ना हमारे बच्चों को बिगाड़ देगी पढ़ा पढ़ा कर, है ना। तो कभी कभी अब ये सावित्रीबाई जब जाती तो अपनी जो बस्ता होता उसके अंदर दोस्तों एक साड़ी एक्स्ट्रा डालकर लेकर जाती, और उस एक्स्ट्रा साड़ी के साथ क्या करती, क्योंकि जब ये मार्ग में से निकलती तो उसी समय लोग इनके ऊपर पत्थर फेंक देते या इनकी जो साड़ी है उस पर कीचड़ फेंक देते, तो वो जो साड़ी थी वो, तो इसको पता था कि सावित्रीबाई फुले को कि यार मेरे साथ ऐसी घटना होनी ही है। तो इसलिए ये महिला शिक्षा के लिए, और ये चाहती थी कि महिला शिक्षा की उन्नति हो, और उसके लिए एक साड़ी एक्स्ट्रा अपने बैग में लेकर जाती थी। तो ये मतलब इनके मार्ग में रुकावटें भी आई उस समय, और फिर भी नहीं रुके। और आपके समय तो दोस्तों शिक्षा उन्नति की ओर पर है ना। आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पे फ्री अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हो तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी कोचिंग या इसके अलावा कहीं और जाकर आप किसी कोचिंग करें। तो आपके पास बहुत सारा अवेलेबल सोर्स है, आप कहीं से भी बैठ के आराम से आप आजकल तो लाइब्रेरियाँ हो गई है ना, और लाइब्रेरी के अंदर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लाइब्रेरी में बैठकर भी आप अकेले में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कोर्स ले सकते हैं, हमारे खुद का कोर्स के इसके चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना, ऐप के ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों 1848 में विद्यालय की स्थापना हुई, और इस विद्यालय की स्थापना में सावित्रीबाई फुले को अनेक, तो इन्हें कई लोगों से दोस्तों इन्हें बुराइयां भी सुननी पड़ी, है ना। और इसके लिए दोस्तों इन्होंने अनेक संघर्ष भी किए। अब दोस्तों देखो ज्योतिबा फुले से आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न आएंगे, या तो इनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज से प्रश्न आएगा, और नहीं तो इनकी किताब पूछी जाएगी। लेकिन इनकी जो किताब है वो गुलामगिरी कई एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। इसके अलावा भी इनकी और भी किताबें हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों ज्योतिबा फुले के बारे में ध्यान रखना। सत्यशोधक समाज, कौन सा समाज है दोस्तों, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। रामगिरी लिखी 1872, उसके ठीक अगले वर्ष इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज 1872, 1872 के बाद 1873 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रख लेना दोस्तों 1873। तो देखिए दोस्तों सत्यशोधक समाज से पूर्व दोस्तों आपको ध्यान रखना इनकी किताब, और वो है दोस्तों गुलामगिरी। और ये इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, इनकी जो किताब है गुलामगिरी, और ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। नाम इनका ज्योति, है ना, तो बाद में लोग हो गए और ये ज्योति कहलाए। ज्योतिबा फुले द्वारा 1872 में लिखी गई, है ना। देखिए दोस्तों, और सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखना 1873। इनकी द्वारा लिखी गई दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट किताब है गुलामगिरी, और सत्यशोधक समाज की द्वारा स्थापना भी इनके द्वारा की। देखो दोस्तों
अकल्पनीय निंदक इनके द्वारा लिखी प्रमुख किताब। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी, और इन्हीं के समय दोस्तों अछूतों या जो अस्पृश्यता था उसका अधिक दोस्तों उन्मूलन इन्हीं के समय हुआ। और ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसके उद्देश्य थे, तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य क्या सत्यशोधक समाज का, तो इसका कुछ उद्देश्य दोस्तों, और ये उद्देश्य दोस्तों समाज में उस समय व्याप्त जो जातिगत भेदभाव थे, अस्पृश्य था, और उन सभी के उसकी भी आलोचक थे। तो दोस्तों जो पाश्चात्य शिक्षा भारत के अंदर उस समय फैल रही थी उसके भी आलोचक थे। तो देखिए क्या प्रमुख थे, तो दोस्तों ध्यान रखना पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी भी थे, ये ध्यान रख लेना। दूसरा ध्यान रखना छूत छुआछूत अस्पृश्यता स्पृश्यता छुआछूत अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोधी, जातिगत भेदभाव जातिगत भेदभाव भेदभाव के विरोधी जातिगत भेदभाव के। तो आगे देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महिला शिक्षा सत्यशोधक समाज की सबसे बड़ी दोस्तों ध्यान रखना, महिला शिक्षा पर इन्होंने बल दिया दोस्तों। नारी उत्थान नारी उत्थान नारी उत्थान नारी उत्थान का समर्थक सत्यशोधक समाज रहा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं दोस्तों समाज के बारे में। और देखिए दोस्तों, सत्यशोधक समाज के अलावा इस सत्यशोधक समाज के द्वारा दोस्तों जब ये जो किताब लिखी गई थी दोस्तों गुलामगिरी, इस गुलामगिरी किताब में दोस्तों विभिन्न जो दोस्तों समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियां थी उनकी की गई है। याद रखना दोस्तों, ज्योतिबा फुले के बाद में ही दोस्तों एक बहुजन समाज की स्थापना होती है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो बहुजन समाज की स्थापना भी ध्यान रखना, बहुजन समाज और बहुजन समाज की स्थापना दोस्तों ध्यान रखना 1910 ईस्वी में होती है, 1910 है ना। तो 1910 में समाज की स्थापना भी इन्हीं के दोस्तों विचारों से प्रभावित होकर समाज की स्थापना होती है, जो कि ब्राह्मणों तथा जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका प्रबल विरोधी, ब्राह्मणों का भी वो विरोधी था, तो बहुजन समाज। अब इसके अलावा दोस्तों एक छोटी छोटी जानकारी, जैसे आपकी दोस्तों तत्व बोधिनी सभा, तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम में आपके किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आती रहती है। जैसे इसी के अंदर दोस्तों रखना, जैसे इन दोस्तों छत्रपति शिवाजी इसी के अलावा दोस्तों छत्रपति शिवाजी के अलावा इनकी एक और किताब है दोस्तों, तो वो ध्यान रखना दोस्तों अछूतों की कैफियत। और तो ये ध्यान रखना वो एक और किताब है, वो है दोस्तों अछूतों की कैफियत, अछूतों की कैफियत। अछूत दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसी के अंदर किसान का कोड़ा, तो किसान किताब है ज्योतिबा फुले की द्वारा पुस्तकें हैं। अब दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे दोस्तों आपको ध्यान रखना तत्व बोधिनी सभा और तत्व की सभा की स्थापना 1839 टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। आप क्या आता है लोकहितवादी कौन, तो ये ध्यान रखना दोस्तों लोकहितवादी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए, तो वो ध्यान एक जस्टिस थे और दोस्तों महाराष्ट्र संबंधित है, तो ये ध्यान रखना कौन थे, तो गोपाल हरि देशमुख जो कि दोस्तों इसी के अलावा ये ध्यान रखना ये अपने समय में जज भी थे। और महाराष्ट्र में ये जन दोस्तों लोकहित से प्रसिद्ध हुए, तो महाराष्ट्र में महिला शिक्षा पर बल इन्होंने दिया, महिला शिक्षा पर बल।
तो महिला शिक्षा पर बल भी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1830 टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, लोकहितवादी के नाम से कौन फेमस हुए, तो वो गोपाल हरि देशमुख थे। और एक बात दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखनी दोस्तों, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था कि मैं वे उस भगवान को नहीं मानता जो भगवान, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, मैं उस भगवान को नहीं मानता, मैं उस भगवान को नहीं मानता, नहीं, मैं उस भगवान को नहीं मानता जो जो किसी ऐश्वर्य, किसी या जो किसी छुआछूत छुआछूत जो किसी छुआछूत को मानता हो, को मानता हो, जो किसी छुआछूत को मानता हो, तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता। तो ये दोस्तों लोकमान्य कहलाते, क्या कहलाते दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्टेटमेंट है, मैं उस भगवान को नहीं मानता जो कि किसी छुआछूत को मानता हो। तो ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों लोग आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर दोस्तों आप इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसके अंदर आपने आज गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ा, एनी बिसेंट के बारे के अंदर पढ़ा। तो ये थोड़ा सा बेसिक से दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों इस ने पढ़ा, हाँ आगे देखिए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और ये दोस्तों आपके महादेव गोविंद रानडे हो गए, है ना। तो ये बेसिक बेसिक राज या एमजी का महात्मा गांधी के गुरु, इसके अलावा ज्योतिबा फूले हो गए दोस्तों। बहुजन गुलाबगिरी, बहुजन समाज की स्थापना ध्यान रख लेना दोस्तों किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना दोस्तों मुकुंद मुकुंद पाटिल। तो ये मुकुंद पाटिल है ना, तो मुकुंद पाटिल के द्वारा की गई है ना। जैसे तो आपके बाद में इसमें मायावती सांसद जो आपके सीएम रही है ना, तो वो वही वही बहुजन समाज है जो कि मुख्यतः ब्राह्मणों का है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ज्योतिबा फूले 1872 पुस्तक इन्होंने लिखी, 73 के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई है। किताबें रखना दोस्तों, गुलामगिरी है, इसी के अलावा अछूतों की कैफियत, किसानों का कोडा, छत्रपति शिवाजी पर किताब लिखी है इन्होंने लिखा है, सत्य शोधक समाज लिखा है, हित सभा, सर्वहित सर्वहित सब सर्वहित समा सभा पुस्तक, सर्वहित सभा पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो कि किसके, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का बारे में ध्यान रखता, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों आज की इस क्लास के साथ ही दोस्तों आपके के अलावा दोस्तों सामाजिक सुधारक थे, वो ये जो है आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल वालों की ये कंप्लीट होता है। आगामी जो टॉपिक होंगे वो अगले नेक्स्ट बुधवार को फिर हम मिलेंगे। तो बुधवार के दोस्तों उस क्लास के अंदर हम दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।